जो ज़मीन पत्थरों और रेत से बनी है वो कम ज़रख़ेज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सॉइल ऑफ पंजाब इज़ फॉर्म्ड बाय द सिल्ट ऑफ द इंडस एंड अदर रिवर्स। ठीक है, जो इंडस दरिया है, ठीक है, जो सिंध का दरिया है, उसकी लाई गई मिट्टी से बनी है ज़मीन पंजाब की, इसलिए वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। दैट इज़ वाई, इसलिए इट इज़ मोर फर्टाइल, वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। एंड द सॉइल ऑफ NWFP एंड बलोचिस्तान इज़ फॉर्म्ड बाय स्टोन्स, और जो ज़मीन बलोचिस्तान की और KPK की है, खैबर पख्तूनख्वा की, ठीक है, वो मट्टी से बनी है, रेत से बनी है, और यानी कि चट्टानों से बनी है, स्टोन्स पत्थरों से बनी है, तो इसलिए उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम है। ठीक है, उसके बाद है वाटर। Water is a natural gift and it plays an important role in increasing efficiency of the land. In some areas, artificial irrigation is not possible. Artificial irrigation का मतलब है कि वहाँ पे ट्यूबवेल्स, नहरें और जो इस तरह की चीज़ें हैं ना वो नहीं है। तो इस एग्रीकल्चर इन दीज एरियाज टोटली डिपेंड ऑन रेन। ठीक है, रेन के ऊपर उनकी डिपेंड कर रही होती है। तो अगर रेन ना हो तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, अगर रेन हो जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी यानी कि प्रोडक्टिविटी पानी पे डिपेंड करती है, रेन वाले पानी पे। अगर बारिश हो गई तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, नहीं हुई तो प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, यहाँ पे था ज़मीन अगर दरियाओं की मिट्टी से बनी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर दरियाओं वाली मिट्टी से नहीं बनी तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, क्लाइमेट, अगर आबो हवा मौजू है काश्तकारी के लिए तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर आबो हवा कम है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होएगी। क्लाइमेट के अंदर उसने ये लिखा है। आगे ह्यूमन फैक्टर्स हैं। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो लार्जली डिपेंड ऑन ह्यूमन लेबर एंड एफर्ट। ठीक है, ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है इंसानी कोशिशों और इंसानी मजदूरी के ऊपर। मैन कैन मेक मोर लैंड्स एंड डेजर्ट कल्टिवेबल। इंसान ज़्यादा ज़मीन को ठीक है, ये एक सेकंड ज़रा, ये MOOR इसका क्या मतलब है? मोर लैंड्स, ठीक है, अभी देखते हैं मोर लैंडस्केप क्या होती है। अच्छा, मोर लैंडस्केप, ये देखें सहराई ज़मीन। ठीक है, मोर लैंड का, अच्छा ये वो यहाँ पे कह रहे हैं मैन कैन मेक मोर लैंड, सहराई ज़मीन एंड डेजर्ट्स। ठीक है, मोर लैंड भी सहराई है और डेजर्ट का मतलब भी सहराई है, उसको कल्टीवेबल, उसको काश्तकारी के काबिल बना सकता है। ही कैन चेंज बैरन एंड डेजर्ट लैंड, वो बंजर और सहरा की ज़मीन को जो है वो रिच एंड ग्रीन लैंड, उनको अच्छी और ग्रीन ज़मीन बना सकता है। ठीक है, काश्तकारी वाली ज़मीन, दरख्त उगाने वाली ज़मीन बना सकता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, रिच एंड फर्टाइल लैंड बिकम यूजलेस, अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो है ना वो बेकार और बंजर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द नेगलिजेंस एंड मिस्टेक ऑफ मैन, इंसान की नेगलिजेंस की वजह से, उसकी नाअहली की वजह से। ह्यूमन फैक्टर के अंदर वो ये कहता है कि अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, मजदूरी करे तो वो ज़रख़ेज़ ज़मीन बना सकता है, बंजर ज़मीनों को और सहराओं को भी। और अगर वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो वो ज़मीन, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनको भी बंजर कर देगा। यानी कि ह्यूमन एफर्ट भी किसी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है और प्रोडक्टिविटी को घटा देती है। अगर वो उस ज़मीन को बेहतर बनाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर किसी ज़मीन को वो उसका ध्यान नहीं करेगा और वो ख़राब हो जाएगी तो उसने उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया। ठीक है, सिचुएशन का मतलब है महल्ले को सूरत हाल। ठीक है, अच्छा, सिचुएशन में वो कहता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सिचुएशन, इसके महल्ले वकूफ़ के ऊपर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है ज़मीन की। द लैंड्स विच आर सिचुएटेड नियर मार्केट्स, ऐसी ज़मीन जो कि मार्केट, स्टेशंस, ठीक है, हरबोट्स को भी देख लेते हैं। हरबोट्स का क्या मतलब है? हरबोट्स मीनिंग, ठीक है, बंदरगाहें। ठीक है, इसका मतलब बंदरगाहें हैं। हार्बर्स, ठीक है, हार्बर्स। अच्छा, लैंड्स विच आर सिचुएटेड नियर मार्केट्स, ऐसी ज़मीनें जो मार्केट के, स्टेशनों के, रेलवे स्टेशन या हो सकता है। ठीक है, हार्बर्स का मतलब बंदरगाहों, ट्रेड सेंटर, ठीक है, जो तजारती मराकज़ हैं।
हैव हायर प्रोडक्टिविटी, और उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होएगी बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लेस वाइल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिमोट लैंड्स आर मोर। ठीक है, यानी कि ऐसी ज़मीन है जो लाहौर के बिल्कुल आसपास है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि उनको वहाँ से गंदम मार्केट में लाने में कम टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे कम लगते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उनको कम लगती हैं, जिस वजह से इस ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा है बजाय उस ज़मीन के जो ज़मीन लाहौर से दूर है। ठीक है, ये मतलब सिचुएशन का है। उसके बाद आ गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाए, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन easily be transported to the markets in the areas where the system of rails and net of roads are advanced and approved। इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि अगर सड़कें बहुत अच्छी बनी होंगी, रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, ज़मीनें दूर हैं, वहाँ से जिन ज़मीनों का माल मंडियों तक लाना ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आसान होएगा, आसानी से, बड़ी ज़बरदस्त रोड्स हैं, वहाँ बड़ी आसानी से माल वो मार्केट तक ले आते हैं, तो उन 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 ज़मीनों की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज कॉन्ट्रेरी टू दिस। इसके बरक्स, इफ़ फैसिलिटी ऑफ रोड्स एंड रेल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कोई ऐसी ज़मीनें हैं जो बड़ी दूर दराज हैं और उसको शहर की तरफ आने के लिए सड़कें नहीं हैं, रेलवे भी नहीं है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्रीज, और प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि अगर उस जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन का जो किसान है, अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है आसानी से, ठीक है, तो वो लोन लेके अच्छी ट्रैक्टर खरीदेगा, अच्छी मशीनरी खरीदेगा, अच्छे जो सीड हैं, बीज हैं, वो ख़रीदेगा, तो उससे क्या होएगा, उससे जो लैंड की एक प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको लोन नहीं मिलते, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। मीन्स ऑफ एरीगेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ एरीगेशन का मतलब ये है कि अगर वेल्स, पॉन्ड्स, ठीक है, वेल्स का मतलब कुएँ, पॉन्ड्स का मतलब तालाब, ट्यूबल्स एंड कैनाल्स आर आर्टिफिशियल मीन ऑफ एरीगेशन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ एरीगेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट मीन्स ऑफ एरीगेशन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। इफ़ दे आर अनसफिशिएंट, अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, वेल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबल्स एंड कैनाल, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिक्रीज, तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। इफ़ फार्मर यूज़ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, अगर जो किसान है वो अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स और बीज को इस्तेमाल करेगा तो उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आगे आ जाए, अगर किसान एग्रीकल्चर मशीन्स का इस्तेमाल करेगा, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और ट्यूबल्स वगैरह हैं, अगर वो ये इस्तेमाल करेगा तो उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगा, इस तरह की मॉडर्न चीज़ें, तो उसकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है ऑनर ऑफ लैंड। ठीक है, ऑनर ऑफ लैंड का मतलब ये है कि अगर जो ज़मीन का मालिक है वो खुद प्रोडक्शन करेगा ना, तो ज़मीन की उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी, क्योंकि उसने ध्यान के साथ और मेहनत के साथ काम करना है, बजाय कि अगर उस ज़मीन के ऊपर मज़दूर काम कर रहे हैं, ठीक है, उस मालिक के मज़दूर काम कर रहे हैं, तो वो ध्यान से काम नहीं करेंगे। जब वो ध्यान से काम नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्शन भी कम होएगी और जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके साथ जो हमारा लैंड वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड का पोर्शन था वो हमने सारा पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हम लेबर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि लेबर क्या है। अच्छा, अभी हम लेबर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर के बारे में वो क्या कहता है, यहाँ तक मैं इसको करता हूँ, यहाँ तक मैं इसको रीड करता हूँ, फिर इसको मैं पढ़ूँगा। ठीक है, वो कहता है इट इज़ द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, इससे क्या क्या होता है? लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क अंडरटेकन फॉर रिवॉर्ड। लेबर का मतलब ये है
लेबर मीन्स, लेबर का मतलब मेंटल और फिजिकल, जहनी या जिस्मानी वर्क, काम है, जहनी या जिस्मानी काम है, अंडरटेकन फॉर रिवॉर्ड, जो कि मुआवजे की खातिर किया जाता है। ठीक है, लेबर यानी कि दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ये जहनी या जिस्मानी तौर पर कोई मुआवजा हासिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लेबर कैन बी मेंटल और फिजिकल, लेबर जो है वो जहनी भी हो सकती है और जिस्मानी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर टीचिंग बाय अ टीचर, अगर कोई टीचर टीचिंग करता है। वर्क बाय अ क्लर्क, कोई क्लर्क जो है वो डाटा एंट्री का काम करता है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना, और ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना, ये सारे जहनी यानी कि जहनी काम है, ये सब के सब जहनी काम है, ये सर्विसेज देते हैं। क्वाइट कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके बरक्स टू डैट, इसके बरक्स द वर्क डन बाय अ लेबरर, ठीक है, किसी एक मजदूर का काम, ईंटें उठाने वाले का काम, कैरियर ईंटें उठाने वाले का काम, फार्मर किसान या कारपेंटर जो फिजिकल काम कर रहे होते हैं ना, वो फिजिकल काम करते हैं। ठीक है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, फार्मर जो है वो गंदम उगाता है। ठीक है, ये लेबरर जो है वो मजदूर है, किसी तरह का भी मजदूर, कैरियर कोई सामान उठाने वाला। ठीक है, द कंडीशन फॉर द लेबर इज़ डैट, और उसकी शर्त ये है कि जो लेबर की गई है ना, लेबर इज़ डन, लेबर की गई है फॉर वेजेस, वो कमाने के लिए, मुआवजे के लिए होनी चाहिए। वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो पैसे भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकते हैं, या अनाज भी हो सकता है। ठीक है, द वर्क विच इज़ डन विदाउट एनी वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लेबर, अगर कोई काम मुआवजे के लिए नहीं किया गया ना तो वो लेबर में नहीं आएगा। जैसा कि अगर एक टीचर अपने अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो भी लेबर नहीं है, और माँ जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ये भी लेबर में नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर मार्शल हैज़ डिफाइंड लेबर इन द फॉलोइंग वर्ड, डॉक्टर मार्शल ने लेबर को इन दिए गए लफ्ज़ों में बयान किया था। एन एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी, कोई भी मुशक्क़त, कोई भी जिस्मानी या जहनी मुशक्क़त जो कि जुज़वी तौर पर या कली तौर पर, जुज़वी यानी कि दरमियानी, और कली का मतलब कि, होली का मतलब कि सारी सारी की सारी, थोड़ी या सारी की सारी मेहनत, जिस्मानी और जहनी मेहनत विद अ व्यू टू सम गुड, ठीक है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कुछ ना कुछ कमाने के लिए। ठीक है, रैदर देन, बजाय के प्लेयर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। ठीक है, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि जो जिस्मानी या जहनी मुशक्क़त की जाती है ना, चाहे वो थोड़ी है या चाहे कम है, वो कुछ ना कुछ कमाने के लिए होती है, काम से लुत्फ़ लेने के लिए नहीं होती। वो काम से लुत्फ़ लेने के लिए कोई नहीं मेहनत करता, काम से लुत्फ़ लेने के लिए कोई नहीं को काम करता। अब आप हैं, आप कहीं पे जॉब करते हो तो कोई मज़ा लेने के लिए तो जॉब नहीं करते ना, आप पैसे कमाने के लिए जॉब करते हो। तो उसने यही कहा है कि वो जो भी काम है ना, वो सिर्फ लुत्फ़ के लिए नहीं है, वो कुछ ना कुछ कमाने के लिए होता है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जिवंस है, उसने क्या कहा है, उसने भी यही बात की है। क्या की है, वो कहता है लेबर इज़ एनी फिजिकल और मेंटल वर्क, ये जहनी या जिस्मानी कोई काम है अंडरटेकन जो किया जाता है फॉर वेजेस, मुआवजे के लिए, नॉट फॉर द प्लेयर लुत्फ़ के लिए, और रिक्रिएशन का हम यहाँ मीनिंग देख सकते हैं कि रिक्रिएशन क्या है। रिक्रिएशन दोबारा बनाना। ठीक है, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि वो लुत्फ़ लेने के लिए या चीज़ को दोबारा बनाने के लिए नहीं होता, वो जो भी फिज़िकल या मेंटली मुशक्क़त है ना, वो पैसे कमाने के लिए होती है, काम का मज़ा लेने या दोबारा काम को रिपीट करने के लिए नहीं होती। ठीक है, ये यानी कि लेबर की डेफिनेशन में सारा आ गया है। अच्छा, आगे आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर को पढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर में वो क्या कहता है लेबर पोसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। जो लेबर है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, चीज़ों की पैदावार के लिए। ठीक है, लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय लेबर इज़ अ एक्टिव एंड क्लेवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का मतलब है कि ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये मेन नहीं है, यानी कि अब लेबर होएगी तो चीज़ बनेगी ना। ठीक है, लेबर बनने के लिए ज़मीन तो नहीं कुछ कर रही, ज़मीन तो नीचे है, पड़ी है, ठीक है, लेकिन वो ज़मीन खुद से चीज़ें तो नहीं ना बनाएगी। तो पैसिव का मतलब है कि वो खामोश है। यहाँ पे जो मेन एक्टिव चीज़ है ना, जो काम करी एक्टिव चीज़, क्लेवर फैक्ट जो है वो हमारी लेबर है। यही बात उसने की है। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइल लेबर इज़ अ एक्टिव एंड क्लेवर
एक्टिव एंड अ क्लेवर फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक्टिव है लेबर, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, फिर उसके बाद आए, उसके बाद वो कहता है लैंड कैन नॉट बी मेड यूजफुल विदाउट लेबर। जो लैंड है ना, जो ज़मीन भी है, अगर उसके ऊपर मेहनत नहीं होगी तो वो भी मुफीद नहीं बन सकती। बंजर है तो बंजर ही पड़ी रहेगी। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल इफ़ देयर इज़ नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली बाय लेबर, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो मादनियात है, अगर उसको मैं लेबर लगा के नहीं निकालूंगा तो उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लेबर जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच अबंडेंट दे आर, ठीक है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिसोर्सेज जितने भी यानी कि बड़े बहुतात कसरत में और वो बड़े फ़ायदेमंद हैं, जब तक उसके ऊपर लेबर लग के उसको मैं ज़मीन से निकाल के कारआमद नहीं बना देता, उन उन रिसोर्सेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है और उस ज़मीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेकार की बेकार ही पड़ी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ तक इसको रीड करते हैं। ऑल द यूजफुल गुड्स इन द वर्ल्ड आर द रिवार्ड ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। दुनिया में जितनी भी, अच्छा ये कहता है ऑल द यूजफुल गुड्स इन द वर्ल्ड आर द रिवार्ड ऑफ ह्यूमन लेबर। दुनिया में जितनी भी कारआमद चीज़ें हैं ना, वो उनको उनको मजदूरी करके ही बनाया गया है, ठीक है। अ ह्यूज पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियल कंट्रीज सच एज अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान इज प्रोड्यूस्ड विद द लेबर ऑफ द वर्कर। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, जापान और बरतानिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों की जो वहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने लेबर करके ही उसको बनाया, यानी कि उनकी जो लेबर है वो बड़ी स्किल्ड है वो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ लेबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ने जो जिनकी यानी कि प्रोडक्शन इसकी एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा है, तो वो किसानों की मेहनत ही है ना, और किसानों ने लेबर ही की है। थर्स लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। लिहाजा दौलत को पैदा करने के लिए लेबर सबसे मेन जो है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट इन द कंट्रीज वेयर द लेबरर्स आर हार्ड वर्कर एंड कमिटेड, यानी कि दुनिया के वो मुल्क जहाँ के जो लेबर है वो बड़ी ही हार्ड वर्क और बड़ी ही चुस्त है। उनकी जो उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना है, ठीक है। अब इवन के आईफोन जो है उसकी फैक्ट्रीज भी चाइना में है। क्यों, किस लिए है कि चाइना के जो लेबर है वो बड़ी स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड है, प्रोफेशनल है और काम चोर नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। क्वाइट कॉन्ट्ररी टू डैट, इसके मुखालिफ इफ़ द लेबरर्स ऑफ अ कंट्री आर वेरी लेजी एंड शिरकर्स देन प्रोडक्शन प्रोसेस रिमेन स्लो इन द कंट्री, ठीक है। अगर कोई मुल्क हैं उनके जो लेबरर हैं वो शिरकर्स का मतलब कामचोर सुस्त हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्लो ही रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल क्या कहता है इस सारे सिनेरियो के अंदर? प्रोफेसर मार्शल कहता है कि एक बैरन पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एक बंजर ज़मीन का जो टुकड़ा है वो किसी हार्ड वर्कर इंसान को दे दिया गया है ना, तो वो उसको जन्नत बना देगा। जबकि एक ज़रखेज़ ज़मीन का टुकड़ा किसी किसी काम चोर की मलकियत में दे दिया जाए ना, तो वो उसको जहन्नम बना देगा, ठीक है, वो उसको सहरा बना देगा, उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा है लेबर के ऊपर कि अगर सही बंदे होंगे तो वो ख़राब चीज़ को भी सही कर देंगे, और अगर कोई ख़राब लोग हैं उनके पास स्किल्स नहीं है तो वो सही चीज़ों को भी ख़राब कर देंगे, ठीक है। ये एल्फ्रेड मार्शल यानी कि प्रोफेसर मार्शल ने ये डेफिनेशन इसकी दी थी, ठीक है। उसके बाद आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, ठीक है, इनको हम बारी बारी पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। जो लेबरर है और जो मजदूरी है और जो मजदूरी करने वाला, एक है मजदूरी और एक है मजदूरी करने वाला। मजदूरी और मजदूरी करने वाले को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट लेबर फ्राम लेबरर, ठीक है। मजदूर को मजदूरी से सेपरेट नहीं किया जा सकता या उससे अलहदा नहीं लिखा जा सकता। इट कांट हैपन दैट अ फार्मर इज सिटिंग इन हिज होम एंड हिज लेबर इज वर्किंग इन फील्ड्स, और लेबर is chatting with his friends and his labor is running machines in the factory. So there is a labor, there should be a laborer, ठीक है। इसका मकसद क्या है, इसका मायने क्या है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। अच्छा, इसका मकसद और इसका मतलब क्या है, मैं ये आपको समझाता हूँ। ये देखें, उसने बात की है
कि जो मज़दूर है और जो मज़दूरी है ना उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो यहाँ पे कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट लेबर फ्रॉम, अच्छा, इट कैन नॉट हैपन दैट अ फार्मर इज़ सिटिंग इन होम एंड हिज लेबर इज़ वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसान खुद घर बैठा हुआ है तो खेतों के अंदर उसकी मजदूरी काम कर रही है, किसान घर है तो उसकी मजदूरी तो जाके वहाँ खेतों में हल नहीं ना चला सकती, किसान खुद जाएगा तो फिर ही खेतों में हल चलेगा। यानी कि किसान और किसान की जो मजदूरी है वो दोनों एक चीज़ है, ठीक है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होएगा कि किसान घर बैठा है और किसान की जो मजदूरी है वो खेतों में जाके हल चला रही है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक मजदूर है वो चैटिंग, वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है और उसकी जो मजदूरी है वो मशीनें चला रही है फैक्ट्री में, नहीं। देर इज़ अ लेबर, ठीक है, देर शुड बी अ लेबरर, जहाँ लेबर है वहाँ जहाँ पे मजदूरी है वहाँ पे मजदूर भी होएगा, ठीक है। कि किसान घर में नहीं होगा, किसान खेतों में होगा और खेतों में मजदूरी करेगा, लेबर भी आ गई और लेबरर भी आ गया, लेबर आ गई वो जो मजदूरी कर रहा है और लेबरर किसान खुद हो गया, ठीक है। फैक्ट्री का जो लेबरर है वो फैक्ट्री में खुद भी उधर ही होएगा, लेबर भी होएगी और लेबर दोनों उधर ही होएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो क्या कहता है, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर इज़ वीक। बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि वो मजदूरी के ऊपर जो है ना वो बहस नहीं कर सकता कि मुझे ज़्यादा मजदूरी दें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लेबरर हैज़ अ वीक बार्गेनिंग पावर, उसकी बार्गेन करने की जो ताकत है वो कम है। ही कैन नॉट मेक अ पावरफुल डिमांड फॉर वेजेस, वो मजदूरी की जो है ना वो कुव्वत नहीं रखता कि उसकी कोई ज़्यादा डिमांड करे। ही ऑफन गेट्स इंक्लाइंड विद वर्किंग एट लो, वो हमेशा जो है ना वो कम वेजिस पे ही काम करने पे झुकते हैं, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही विल नॉट एबल टू अर्न इफ़ ही डज़ नॉट गेट वर्क ऑन संडे। अगर किसी दिन पे काम नहीं मिलेगा तो उसको भूखा ही जो है ना वो जाना पड़ेगा या बिना पैसे के जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस इन कैपेसिटी, ठीक है। डिफरेंस इन कैपेसिटी में आ जाएगा कि कुछ मजदूर जो हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कुछ मजदूरों की प्रोडक्टिविटी कम होती है। कुछ मजदूर जो होते हैं वो हार्ड वर्कर होते हैं, हेल्थी होते हैं, पावरफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डिवोटेड और एजुकेटेड होते हैं। उनकी जो वो प्रोडक्शन वो ज़्यादा पैदावार देते हैं कम टाइम में, ठीक है। जबकि कुछ जो होते हैं वो डल माइंडेड, ठीक है। डल माइंडेड मीन के बिल्कुल दिमाग से खाली, कमज़ोर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते और लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, ठीक है। वो दे प्रोड्यूस लेस एंड सब स्टैंडर्ड, ठीक है। वो कम और गैर मेयारी गुड्स बनाते हैं और उस पर भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन कैपेसिटी में ही आ जाता है। लिमिटेड मोबिलिटी में आ जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको अपनी फैमिली से वो दूर जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। उनको अपनी फैमिली से, बच्चों से अफेक्शन होती है, मोहब्बत होती है, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उनको उनकी जो मूवमेंट है ना वो लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है। इन इलास्टिक सप्लाई इन इलास्टिक सप्लाई में आ जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इन इलास्टिक, ठीक है। इन इलास्टिक है, सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज अर्जेंटली, ठीक है। अर्जेंटली जो है ना अर्जेंट बेसिस पे मज़दूरों की जो तादाद है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। अब देखें, मार्केट के अंदर 20 मज़दूर हैं, ठीक है, वो 20 मज़दूर ही रहेंगे। अब 20 मज़दूरों के अलावा तो बाकी बच्चे हैं, तो बच्चों को तो अभी मज़दूर नहीं बनाया जा सकता ना, क्योंकि वो जो मज़दूर है उसके पास कोई एक ख़ास स्किल है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्केट में लोग हैं वो, इफ़ द डिमांड ऑफ द लेबर इंक्रीजेज, न्यू लेबर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अर्जेंटली बिकॉज अ लॉन्ग टाइम इज़ नीडेड टू मेक चिल्ड्रन लेबर, ठीक है। यानी कि नए मज़दूर बनाने के लिए जो है ना वो टाइम लगता है, वो कोई ये नहीं है कि लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर जो है वो बस 5 दिन में या 10 दिन में बन जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ द डिमांड ऑफ द लेबर फॉल्स, अगर लेबर की मजदूरी की डिमांड कम हो, देयर नंबर कैन नॉट बी डिक्रीज, उनका नंबर फिर भी कम नहीं किया जाता क्योंकि इन फ्यूचर तो उनकी ज़रूरत होती है। तो इसकी जो सप्लाई है ना वो इन इलास्टिक है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ रेट ऑफ वेज ऑन सप्लाई, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है यूजली आमतौर पर विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स देयर सप्लाई इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जब चीज़ों की कीमत में इजाफा किया जाता है तो उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का हमने रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जब प्राइस बढ़ती है
ठीक है, गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी तो उसकी जो सप्लाई है उसकी वो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज़ कैसे होगी, क्योंकि उसकी डिमांड जो है उस पर अफेक्ट आएगा। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, जब उसकी बढ़ जाएगी देयर सप्लाई इंक्रीज तो सप्लाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा, और इसके उल्ट। बट द रेट ऑफ वेजेस हैज़ अ स्ट्रेंज इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑफ लेबरर्स। ठीक है, इसका बड़ा अजीब सा क्या है वो देखिएगा। इफ़ द रेट ऑफ वेजेस फॉल्स फ्राम अ सर्टन लेवल, अगर जो वेजेस है उनका रेट बहुत कम हो जाएगा, द फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट वर्क इन जनरल रूटीन आल्सो स्टार्ट वर्किंग सो डैट दे कैन इजीली मीट देयर नीड्स। ठीक है, यानी कि अगर सप्लाई अगर जो जो सब सैलरीज हैं, जो वेजेस हैं वो बड़ी कम हो जाए ना, तो फिर घर के दूसरे अफराद भी कुछ ना कुछ काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके मुखालिफ इन दिस वे सप्लाई ऑफ लेबरर्स, इस सूरत में जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो बढ़ जाएगी कि बाकी लोग भी जब काम कर रहे हैं तो उनकी जो लेबर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, विद द डिक्रीज ऑफ द रेट। अच्छा, ऑन द कंट्रेरी इसके मुखालिफ बरक्स विद अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेजेस, अगर वेजेस बढ़ जाती हैं द सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज, तो लेबरर्स की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह ये है, द रीज़न इज़ डैट विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फैमिली, जब फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी तो जो बच्चे और जो ओल्ड मैन है वो काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, जब एक बच्चा है, ठीक है, उसके अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी कमाई की होती है, सारी ज़िंदगी कमाया होता है। अब बच्चा जब है वो पैसे कमाना शुरू हो जाता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाता है, वो फिर कहता अब्बा जी अब आप बस करें, या अब आप काम ना करें, अब मैं खुद ही, यानी कि क्योंकि वो सैलरी बढ़ जाती है ना, तो वो फिर बाकियों को वो बिठा देता है। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पे की है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेजेस विद प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब बस ये है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी सैलरी कम होती है उसके पास उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही होती है। ठीक है, देयर इज़ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और वेजेस का जो है ना वो आपस में ताल्लुक होता है। द लेबरर्स हु हैव ग्रेट प्रोडक्टिविटी गेट हाई वेजेस, जिनकी प्रोडक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इफ़ द वेजेस ऑफ लेबरर्स इंक्रीज दे प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, अगर किसी की सैलरी बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इन दिस वे वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन ईच अदर। इस सूरत में तनख्वाह और तनख्वाह से जो उसने काम करना है उस दोनों में जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हम रीड करना शुरू करते हैं।